Hello everyone, welcome to my channel. So we are continuing operation research. तो इसका लास्ट वाला जो वीडियो है दैट इज फर्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज, उसमें आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस एंड देन उसके बाद कैसे कुछ मैं अपलोड करने वाला हूँ, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम दैट एंटायर सिलेबस, डिटेल में बताया, बिल्कुल देख लेना. एंड फिर उसके बाद वी हैव सीन द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एलपीपी, कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके उसको समझ के उससे हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिख पाए ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसके बाद जो आ रहा है दैट इज उस प्रॉब्लम तो हम लोगों ने बना लिया, फॉर्मुलेट तो हम लोगों ने कर लिया उसको, अब उसको सॉल्व कैसे करना है. तो सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स. तो जैसे कि हम लोग के जो सिलेबस में है एक ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन. ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग देखेंगे एंड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड. टोटल 5 कैटेगरीज आर देयर, 5 डिफरेंट केसेस आर देयर. हम लोग हर एक केस को कवर करेंगे एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि 5 केस है और हर एक केस से एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम तो ज़रूर लगेगा. तो बिल्कुल एंड तक देखना है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी एवरीथिंग एंड दैट्स इट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका. तो क्या है इसमें हम लोग देख लेते हैं जल्दी से. पहले तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये हमें पता है बिकॉज वी हैव सीन दिस इन द लास्ट वीडियो. जो फॉर्मुलेशन वाला जो पार्ट था हम लोगों ने उसमें देखा है. इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. एंड देन उसके बाद जो रहता है उसके साथ कंस्ट्रेंट्स रहता है, जिसके मदद से जो कि कुछ कंडीशंस या फिर रेस्ट्रिक्शंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमें मिलता है. तो इसके बाद मतलब अब ये तो हो गया फॉर्मुलेशन. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे आगे इस वीडियो में, तो हम लोग देखेंगे हमें इसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्ट्रेंट्स. इस कॉन्स्ट्रेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके, डायग्राम ड्रॉ करके हमें इसको सॉल्व करना है और इसका जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा, तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये ग्राफिकल मेथड हम लोग के सिलेबस में था क्लास 12 में. ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में ये था इन द सिलेबस एंड मोर और लेस हमें ये आता है कैसे कुछ करना है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करके इसे सॉल्व करना होता है. थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ कि ऐसे जो यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज़ जो रहता है इधर लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसे हमें पहले इक्वल्स टू मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है. तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिलता है, एक या फिर 2 या फिर 3 जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, अकॉर्डिंगली हमें वो स्ट्रेट लाइंस फिट करना होता है, ड्रॉ करना होता है कुछ इस तरीके से. फिर उसके बाद जो हमें एक कॉमन रीजन मिलता है ना, ऐसे एक रीजन हमें मिलता है, तो उस रीजन का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, मतलब जो एजेस है, जो इसको इन पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या कहा जाता है, वी ऑल नो दिस. इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इस फंक्शन का वैल्यू चेक किया जाता है. अब अगर मैक्सिमाइज होगा तो जिस पॉइंट के लिए हमें z का वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा, वो पॉइंट पे x और y का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू वही होगा हम लोग का फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एंड z का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वही होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z, मतलब मैक्सिमाइज्ड वैल्यू और व्हाटएवर. ठीक है, तो ये है कुछ चीजें. और इस सॉल्यूशन को मतलब फिजिबल सॉल्यूशन बोला जाता है एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है मैं वो भी बताया. एंड ये जो रीजियन है, ये जो मैंने शेडेड जो पोर्शन देखा है ना, इसको फिजिबल रीजियन बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजियन. ठीक है, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज का होता है, बाउंडेड हो सकता है, अनबाउंडेड हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है जिसमें कोई रीजन ना मिले, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. सो लेट वी आर गोइंग टू सी एवरी पॉसिबल केसेस. ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था इसी पेपर कोड का, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था ये LLP नहीं, ये LPP होगा वैसे. ठीक है, व्हेन कैन वी यूज ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP, 1 मार्क के लिए आया था. ग्रुप ए में ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग ग्राफिकल मेथड कोई भी LPP सॉल्व करने के लिए कब यूज कर सकते हैं, क्योंकि LPP को सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स. एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया और इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड है जो कि हम लोग के सिलेबस में है, और भी डिफरेंट मेथड्स आर देयर. बट हमें ग्राफिकल मेथड हम लोग कब यूज कर सकते हैं, व्हेन वी कैन यूज दिस. तो हमें याद रखना है कि व्हेन मतलब दिस ग्राफिकल मेथड कैन बी यूज्ड if like the maximum number of
डिसीजन वेरिएबल, मतलब यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये जो वेरिएबल्स है x1 x2 या फिर xy जो भी हम लोग लिखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल्स टू 2। 2 से ज़्यादा अगर वेरिएबल होगा तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, इनको डिसीजन वेरिएबल्स बोला जाता है, तो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी मैक्सिमम 2 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सिंपल रीज़न है, फिर हम लोग ये जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ना x एक्सिस y एक्सिस या फिर x1 या फिर x1 x2 जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, अगर 3 वेरिएबल हो जाएगा, 3 वेरिएबल्स आर देयर, देन तो वो 3D में चला जाएगा, फिर हम उसको रीजन मतलब कोई 2D रीजन हम उसे फाइंड नहीं कर सकते ग्राफिकली, जो है ना, ज्योमेट्रिकली हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से ये सॉल्व मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्वेबल नहीं हो पा। हाँ, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, डेफिनेटली देयर आर अदर मेथड्स जो मैंने अभी बताया। तो अगर ग्राफिकल मेथड लगाना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल 2 होना पड़ेगा, तब जाके हम लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बता रहा था कि देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ ग्राफिकल मेथड, है ना, जैसे कि एक हो गया यूनिक और फाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर 2 हो गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मतलब वो जो फिजिबल रीजन हो रहा था अगर वो अनबाउंडेड हो गया तो इसमें बाउंडेड होगा, हमें प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड इसमें अनबाउंडेड हो जाएगा। हाँ, इसमें भी सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, मोर देन 1 सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, और हम ये देखेंगे कि अगर 2 सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो हमें ये भी पता हो जाएगा तब उसी पॉइंट पे कि अगर कोई भी एक प्रॉब्लम का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 मतलब 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिल रहा है तो उससे 2 से ज़्यादा ही सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल सकता है, और वो भी मैं दिखाऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड यूनिक फिजिबल पॉइंट, अब ये भी क्या है ये भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके। और एक चीज़ और बता दूँ, ये सब सॉल्व करने के लिए मैंने बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का मैकआउट का क्वेश्चन उठाया है, जैसे कि लास्ट ईयर का जो पेपर मतलब लास्ट AIML और IT का जो पेपर हुआ था अलग अलग, AIML लोगों का ये रहता है 4th सेमेस्टर में, उसका भी मैंने क्वेश्चन उठाया है, और ITCS में ये रहता है 6th सेमेस्टर में, सॉरी 7th सेमेस्टर में, जैसा कि अभी है, तो उसका भी क्वेश्चन मैंने उठाया। तो एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अच्छा, तो फर्स्ट वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला, यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन जो केस 1 है, फर्स्ट केस यहाँ पे, ये जो केस 1 है इसको हम लोग इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या लिखा है, इन सच केस ऑप्टिमल वैल्यू ऑकर्स एट ए वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, बिफोर लिविंग द विजिबल रीजन द प्रॉफिट लाइन और कॉस्ट लाइन पासेस थ्रू यूनिक वर्टेक्स ओनली। क्या है, क्या कुछ नहीं है, वैसे ये कॉस्ट लाइन या फिर प्रॉफिट लाइन मतलब जिसको हम लोग जेड लाइन भी बोलते हैं, इसका कंसेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने के लिए, तो इसको मूविंग हाइपरप्लेन मेथड भी बोला जा सकता है, बट हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू कीप द थिंग सिंपल। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, 2009 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले लेटेस्ट, थोड़ा सा लेटेस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा कम लेटेस्ट, सब मिला के बनाने का। ठीक है, ओके, तो मिनिमाइज जेड है, तो मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है, 20x1 + 10x2, ये नोटेशन मतलब ये 1 2 ये नीचे होगा, है ना, यहाँ पे इन लोग ऐसे ही लिख दे इन लोगों ने, और कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी तबीयत थोड़ा सा खराब है, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट काम यहाँ पे हमें करना है कि जो भी ये इनइक्वालिटीज हमें दिख रहा है ना कंस्ट्रेंट्स में, इन इनइक्वालिटीज को हम लोगों को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले हम लोग क्या, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं वैसे, तो कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज मतलब ये जो कंस्ट्रेंट्स है इनटू इक्वेशंस, तो ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है दैट इज x1 + 2x2 <= 40, ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इक्वेशन नंबर 1 मैं दे रहा हूं इसको। नंबर 2 है 3x1 + x2 <= 30, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरा, एंड फिर उसके बाद 4x1 + 3x2
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इक्वेशन नंबर 3 है। ये 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, एंड उसके साथ ये भी गिवन है कि x1 एंड x2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट काम क्या है, ये इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं फर्स्ट जो ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट वन ये वाला, इसको अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, x1 + 2x2 इज इक्वल्स टू 40। अब इससे मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेना है। आई होप यू रिमेंबर द इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x/a + y/b इक्वल्स टू 1। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो क्या पता चलता है कि x एक्सिस को ये वाला स्ट्रेट लाइन a, 0 पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को, और y एक्सिस को 0, b पॉइंट पे कट करेगा, है ना। यही था इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में मुझे 1 करना है, तो मैं 40 से डिवाइड कर दूंगा। तो 40 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1 + 40 + x2/20 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस फॉर्म के साथ, x/a + y/b फॉर्म के साथ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 40,0 एंड 0,20 इन दो पॉइंट से पास करेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो अगर अभी मैं यहाँ पे ये इस एक्सिस को x1 एक्सिस ले लूँ और इस एक्सिस को x2 एक्सिस ले लूँ सॉरी, और इसको मैं ऑरिजिन ले लूँ o 0,0। अच्छा, अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, दिस इज सपोज 10, 20, 30, 40, 50, और इस एक्सिस के ऊपर भी सेम 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो मुझे कौन कौन सा पॉइंट चाहिए सर, 40,0, मतलब ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ 40,0, और एक पॉइंट चाहिए 0,20, तो ये वाला पॉइंट होगा 0,20, 0,20। ठीक है, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं A, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं B। ठीक है, अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है ना, आई हैव टू जॉइन दिस टू पॉइंट्स टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। तो मैं कोशिश कर रहा हूं ऑलमोस्ट एक, जो कि नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, क्या ना, अच्छा रहेगा। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां तक, ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, ये मेरा स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 था, तो मैं इसके क्लोज में लिख देता हूँ नंबर 1, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा ये जो इनइक्वालिटी है नंबर 2 को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, इसके लिए दूसरा इंक यूज करता हूँ ताकि चीज़ें जो है ना क्लियरली समझ में आ जाए। ग्रीन कर रहा हूँ है नंबर 2 के लिए। तो 3x1 + x2 इज इक्वल्स टू 30, फिर से 30 से डिवाइड करना है, तो x1/10 हो जाएगा प्लस x2/30 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो मुझे पता चल रहा है ये पॉइंट कौन सा है सर, 10,0 एक पॉइंट मिलेगा एंड 0,30 दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो 10,0 मतलब ये वाला पॉइंट है, और 0,30 मतलब ये वाला पॉइंट है, 0,30। ठीक है, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं C, और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं D। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है ना, जोड़ना है इन दोनों को, तो कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 20। हाँ, मैं थोड़ा सा इधर उधर होगा, आपको प्रॉपर्ली करना है। अच्छा, एक और कंस्ट्रेंट है इक्वेशन नंबर 3। मैंने जानबूझकर एक बड़ा वाला क्वेश्चन लिया है ताकि जो फर्स्ट क्वेश्चन हो इसको टाइम लेके हम लोग सॉल्व कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो लास्ट वाला है 4x1 + 3x2 इज इक्वल्स टू 60। तो 60 से डिवाइड करना है, तो x1/15 होगा, x2/20 होगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिल रहा है, एक तो 15,0 एंड दूसरा मिल रहा है 0,20। तो 15,0 जो आएगा ना, ये 10 और 20 के बीच में आएगा, ये वाला पॉइंट 15,0 वाला पॉइंट, एंड एक आएगा 0,20 मतलब ये ऑलरेडी था B वाला पॉइंट। तो ये जो वायलेट वाला लाइन है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। तो रेडी है मेरा, तीनों स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस, इट इज क्लियर एवरीवन।
ओके अब इसके बाद मुझे रीजन डिफाइन करना है, कौन सा रीजन क्या हो रहा है एंड ऑल। देखना अब वो मैं कैसे कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा जो भी डिसीजन वेरिएबल है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब फिफ्थ नहीं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें नहीं जाना है। जो भी करना है वी हैव टू स्टिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ठीक है। अच्छा अब देखो कैसे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि रीजन कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंक कौन सा यूज करूँ, येलो करते हैं। अच्छा देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्या करना है ना, सिंपली देखो क्या करना है, x1 के जगह पे 0 लिख दो, x2 के जगह पे 0 लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, 0 + 2 × 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो 0 बन रहा है। एंड राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 40। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ सर, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 40, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और अगर ट्रू है तो इसका जो एरो बनेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका एरो अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स ऑरिजिन इसका डायरेक्शन होगा। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन से जो हम लोग एरो देंगे, जो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा या फिर जिस डायरेक्शन को ये डिनोट करेगा वो होगा टुवर्ड्स ऑरिजिन। कब? अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है। सेकंड वाला इक्वेशन है ये 3x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। फिर से अगर मैं x1 की जगह पे 0 और x2 की जगह पे 0 पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो सर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और अगर फॉल्स हो रहा है तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, ये वाला इक्वेशन, ग्रीन वाला इक्वेशन नंबर 2। तो इससे जो एरो आएगा जाएगा, इससे एरो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाएगा। ऑरिजिन जिस डायरेक्शन में, ऑरिजिन मतलब 0 0, ऑरिजिन जिस डायरेक्शन में है उसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन में हमें एरो देना है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा। लास्ट थर्ड वाला ये जो है 4x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगेन ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मतलब ये भी सेम होगा, इसके जैसा ही होगा। तो इससे भी जो एरोज निकलेगा दैट इज इक्वेशन नंबर 3 से, पर्पल वाला, इससे भी एरोज जो है आउटसाइड ऑरिजिन मतलब अवे फ्रॉम द ऑरिजिन एरोस निकलेगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन एरोस निकलेगा। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल रीजन बन रहा है, तो ध्यान रखना आप लोग का फाइनल रीजन कौन सा बन रहा है। देखो ये वाला रीजन बन रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला रीजन बन रहा है, इधर से ये, फिर ये, और इधर से ये वाला स्ट्रेट लाइन, और ये ऐसा कुछ इस तरीके से एक रीजन बन रहा है ना, कुछ इस तरीके से, ऐसा थोड़ा सा और स्लैंटेड है, ऐसा, फिर ऐसा, ये कुछ इस तरीके से एक जो है शेप वो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा अभी ये हमें फाइंड करना है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स को अभी लिख लेना है। देखो एक तो पॉइंट हो गया ये, सर ये कौन सा पॉइंट है, ये 15,0 वाला पॉइंट है, ये 15,0 वाला पॉइंट है। मैं एक काम करता हूँ ना, पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो यहाँ पे आप पहले तो ये देख लो कि सभी पॉइंट्स का नाम है, ये पॉइंट्स का नाम नहीं है, इसका मैं नाम दे देता हूँ E, ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ F, ठीक है। 15,0 जो पॉइंट है इसका नाम देता हूँ F। तो ये जो रीजन बन रहा है, ये जो फिजिबल रीजन बन रहा है ना, ये बीच वाला, ये तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन इज, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, मान लो मैं इस E पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस E पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो E, फिर ये वाला पॉइंट F, मतलब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी नाम नहीं है ना, इस पॉइंट का भी नाम देना है, इस पॉइंट का नाम G दे देते हैं, है ना। तो ये वाला G पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है और ये A पॉइंट है। तो इसका मतलब जो रीजन बन रहा है ना, E F A G E, E F A G E, दिस इज द फिजिबल रीजन। अब हमें इन 4 जो एक्सट्रीम, और ये जो एक कन्वेक्स सेट एक हमें मिल रहा है, पॉलीगॉन, एक कॉन्वेक्स सेट जो हमें मिल रहा है, ये रीजन, इस रीजन का जो फिजिबल रीजन जो है, इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स, जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है,
ठीक है, नेक्स्ट काम यही है कि कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो मुझे ये एफ पॉइंट का, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखा है सर 40,0, ये तो मुझे पता ही है। बाकी पॉइंट्स मुझे निकालना है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, ओके। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान रखना, पहले तो ये मोटा वाला जो लाइन है मैं इसको हटा दूं। अच्छा अब देखो, देखो ये जो जी से स्टार्ट करते हैं ना, ये जो जी पॉइंट है, ये जो जी पॉइंट है, ये कौन से दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन में बना हुआ है सर? एक ग्रीन वाला दैट इज इक्वेशन नंबर 2 और एक ब्लैक वाला दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मुझे जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा दो इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, क्या करना है सर? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करके इसको माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। करने से क्या मिल जाएगा? इसको अगर सॉल्व करोगे, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है एक्चुअली, तो इसका सॉल्यूशन आएगा x1 इक्वल्स टू 4, x1 इक्वल्स टू 4 आएगा, एंड x2 इक्वल्स टू 18 आएगा, x2 इक्वल्स टू 18 आएगा। ये किन दोनों को सॉल्व किया मैंने? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन या फिर कुछ भी, जो भी मेथड ठीक लगे। ये तो बिल्कुल इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है ना सी, मतलब यहाँ पे जो ये जी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहा है ना, ये जो पॉइंट है जी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है 4,18, 4,18। ठीक है, तो देयरफॉर द, लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी इज 4,18। अच्छा, और कौन सा पॉइंट निकालना है सर? ई पॉइंट निकालना है। देखो ये ई पॉइंट, अब ये ई पॉइंट कौन से दो स्ट्रेट लाइन, ब्लैक और ग्रीन स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो सिमिलरली अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, दैट इज ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों का अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एंड ये कोऑर्डिनेट आएगा, मैं बता रहा हूं, हाँ ये इस पॉइंट का आएगा x1 आएगा, x1 आएगा 6, x2 आएगा 12, ये दोनों। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है ना, ये आ गया जी पॉइंट के लिए, ये आ गया ई पॉइंट के लिए। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 6,12, 6,12। अच्छा, अब ये जो एफ पॉइंट है, ये जो एफ पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट x2 x1 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ही है ना, 15,0 ये रहा, तो ये तो हमें पता ही है, दिस इज 15,0, एंड ए का भी कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी पता है 14,0, 40,0। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। अच्छा, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो सभी एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हमें मिला है ना, उस पॉइंट्स का मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ कि देयरफॉर जी से स्टार्ट करते हैं कि जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिला है 4,18, फिर उसके बाद ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें मिला है ये वाला जो पॉइंट है ई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मिला है 6,12, फिर इसके बाद जो एफ जो पॉइंट है, एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता था 15,0, एंड ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स में पता था 40,0। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, इसका वैल्यू हमें चेक करना है इन सभी पॉइंट्स पे, दैट इज ऐसे लिखना है कि एट जी z g इक्वल्स टू, मतलब एट जी, अच्छा ब्रैकेट में पॉइंट तो दिख ही रहा है 4,18, तो क्या करना है 20 इंटू 4,
है ना, क्या कर रहा हूँ, ये जो z गिवन है ना, यहाँ पे x1 के जगह पे वैल्यू, फिर 10 इंटू 18, x2 के जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। z गिवन है, क्या गिवन है सर, 20x1 प्लस 10x2, तो x1 और x2 का वैल्यू ही तो है ये सब, ये तो x1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, तो पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे ना, इसका वैल्यू आएगा, मैं बता देता हूँ ऑलरेडी क्या है मेरा, 260 आएगा, है ना, 180 प्लस 80, हाँ 260 सही है। सिमिलरली एट ई दैट इज 6,12 ZE निकालना है, तो ZE जैसे कैलकुलेट करोगे सिमिलर तरीके से ये आ जाएगा 240, फिर एट F 15,0, पेन ग्लिच हो गया, नहीं है, एट 15,0 ZF इक्वल्स टू 15,0 पे कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। मैं नीचे का हटा देता हूँ, मैंने शुरू में बोला था थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके ये सब कर रहे हैं ना, तो थोड़ा तो टाइम ज़रूर लगेगा इसमें। अच्छा, और फिर फाइनली, और एक क्वेश्चन में इसीलिए ये जानबूझ के मैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिया हूँ, 40,0, तो ZA का वैल्यू आ रहा है क्या जाएगा 40 इंटू मतलब 800, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सर, मिनिमाइज वाला चाहिए, है ना, क्वेश्चन में बोला है मिनिमाइज Z बोला है क्वेश्चन में, इसका मतलब अब हमें देखना है कि ये चार वैल्यूज जो हमें मिला है ना, इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू इज 240 इज द मिनिमम वैल्यू, तो इसका, और वो किसके लिए मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 6 और 12 इसके लिए। सो देयरफॉर मिनिमम Z is equals to 240 for x1 equals to 6 and x2 equals to 12, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर बन गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अगर प्रोसीड्योर याद आ गया होगा, क्योंकि ये तो किया हुआ है, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर वगैरह भी करना। अच्छा, फिर इसके बाद अभी तक हम लोगों ने जो किया है ऑलमोस्ट लाइक जो क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन वो क्वेश्चन में ही गिवन था। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो, पहले हमें LPP को फॉर्मुलेट करना हो, मतलब पहले हमें मैथमेटिकल फॉर्म उसका लिखना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ऐसा भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, पहले तो ये कैसे फॉर्मुलेट करना है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जहाँ से भी जैसे भी चाहिए यू कैन सी इट। तो बेसिकली ये एंड में लिखा है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, तो पहले तो फॉर्मुलेट करो LPP को, फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। और फॉर्मुलेट कैसे किया जाएगा, एवरीथिंग आई हैव डिटेल्ड में मैंने डिस्कस किया इन द लास्ट वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल ऑब्वियसली, बट जितना बोलना है उतना तो ज़रूर बोलूँगा। तो एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है A और B, और उनको सेल कर रहा है, एंड प्रॉफिट ये है। तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, ये जहाँ पे ये पैसों का मामला है वही हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ₹2 पर यूनिट ऑफ A, तो हम लोग का अमाउंट पकड़ के चलना है कि A का टोटल अमाउंट x ले रहे हैं और b का टोटल अमाउंट अगर हम लोग y ले रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बनेगा वो बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। और ये सब कैसे हो रहा है दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, तो ज़रूर देख लेना। और क्योंकि ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होगा, तो मैक्स z इक्वल्स टू दिस, ये बन गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें ढूंढना है कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स के लिए हम लोग देख लेते हैं कि अब ये जो प्रोडक्ट है ये बनने के लिए दो मशीन चाहिए, एक मशीन 1 और एक मशीन 2। तो ये जो मशीन जो टाइप A है, इस A का फंडा क्या है, टाइप A के लिए 1 मिनट ऑफ मशीन 1 चाहिए इसको 1 मिनट के लिए, और मशीन 2 चाहिए इसको 2 मिनट्स के लिए। और जो B प्रोडक्ट है, दोनों ही मशीन 1 भी चाहिए इसे 1 मिनट के लिए, और मशीन 2 भी चाहिए 1 मिनट के लिए। तो अगर अब मशीन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो मशीन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो एक प्रोडक्ट A बनाने के लिए उसको टाइम चाहिए 1 मिनट, तो
कितना सारा ए प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना है, एक्स अमाउंट ऑफ, तो इंटू एक्स हो जाएगा टोटल ए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सिमिलरली बी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग टोटल वाई यूनिट्स, एक यूनिट बनाने के लिए M1 मशीन चाहिए 1 मिनट के लिए, तो टोटल वाई यूनिट बनाने के लिए चाहिए। तो मतलब अगर मैं मशीन ए का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, मशीन ए का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो उसके लिए टोटल टाइम चाहिए हो रहा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एंड सिमिलरली मशीन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, सॉरी मशीन ए नहीं, मशीन 1 और मशीन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, मशीन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो क्या हो रहा है 2x, हाँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो मशीन 1 है ये अवेलेबल है नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट। पहले तो 6 आवर्स 40 मिनट्स मतलब 6 आवर 40 मिनट्स मतलब 6 इंटू 60 प्लस 40, तो ये हो रहा है टोटल 360 प्लस 400 मतलब 400 मिनट। तो इसका मतलब ये मशीन 1 अवेलेबल है टोटल 400 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन। तो इसका मतलब ये जो है ना ये लेस देन इक्वल्स टू होगा 400। और मशीन 2 अवेलेबल है टोटल 10 आवर्स के लिए, एक सेकंड, 10 आवर्स के लिए, मतलब 10 आवर्स मतलब 10 इंटू 60 मतलब 600 मिनट्स, टोटल 600 मिनट्स। तो मशीन 2 अवेलेबल है टोटल 600 मिनट्स के लिए। तो ये आप लोगों का फॉर्मुलेशन बन चुका है, मैक्स जेड इक्वल्स टू दिस एंड सब्जेक्ट टू दिस टू कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स। और हाँ यहाँ इसके साथ साथ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इधर 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसका वही सेम प्रोसीड्यूर है, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसका डायग्राम, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, मैक्स z इक्वल्स टू 2x प्लस क्या है 3y एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक तो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 400 और एक है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 600 और इसके साथ साथ x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा फॉर्मुलेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, पहले तो इसका इक्वेशन बनाना है, इसका इक्वेशन बनाना है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 ताकि पता चले। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 400 एक इक्वेशन बनेगा, और जैसे हम लोग इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में डालेंगे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा इक्वल्स टू 1। तो इसका अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 100, ये 200, ये 300, अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है 0,0, ये 300, ये 400, ये 500, सिमिलरली 100, 200, 300, 400, 500। तो ये जो पॉइंट है, ये 400,0 पे कट करेगा एक्स एक्सिस को एंड 0,400 पे कट करेगा वाई एक्सिस को। तो ये पॉइंट मेरा 0,400 वाला पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा 400,0 वाला पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो कंस्ट्रेंट है ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इससे मुझे मिल रहा है कि x/300 प्लस y/600 इक्वल्स टू 1। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा और जाना था वैसे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे 600 ले लेते हैं। तो दिस इज 0,600 एंड दिस इज 300,0। तो एक और स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगा जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। मेरा पिक्चर अगर बीच में आ रहा है तो मैं हट जाता हूँ। वाह, कविता बन गया बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया और मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है क्योंकि x एंड y दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो अब मुझे देखना है कि क्या हो रहा है कि दोनों में ही लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू है। तो मैंने क्या बताया, तो अगर लेस देन इक्वल्स टू है कैसे देखना है, प्रोसीड्योर क्या बताया मैंने, x और y दोनों के जगह पे 0 लिख दो। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 400, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 400। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो सर, दिस स्टेटमेंट इज नहीं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। तो इसका मतलब इसका जो एरो जाएगा, इसका एरो जाएगा टूवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन के डायरेक्शन में एरो हमें देना पड़ेगा, टूवर्ड्स ऑरिजिन। ऑरिजिन कौन सा? ऑरिजिन मतलब 0,0,
और 0,0 इज द ऑरिजिन। सिमिलरली दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है उसका भी सेम है, लेस देन इक्वल्स टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका भी एरो जाएगा टूवर्ड्स ऑरिजिन। तो इसका मतलब कॉमन रीजन मेरा कौन सा बन रहा है सर, कॉमन रीजन दोनों मिला के, दोनों स्ट्रेट लाइन मिला के जो कॉमन रीजन बन रहा है वो है ये वाला। कुछ इस तरीके से एक रीजन बन रहा है, ऐसा है ना, फिर यहाँ पे ऐसा, ऊपर में कुछ ऐसा, फिर ऐसा, कुछ इस तरीके से एक रीजन बन रहा है। 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे क्लियरली दिख रहा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक तो ऑरिजिन इटसेल्फ और एक ये वाला। तो इनमें से 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो मुझे ऑलरेडी पता है, वो कौन कौन सा है देख लो। अच्छा, एक तो ये ऑरिजिन का तो 0 0 ही है, ये जो पॉइंट है इसका 300,0 ये एक पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट है ये बी नाम देता हूँ, 0,400 ये एक पॉइंट है। अच्छा, एक तो ऑरिजिन इटसेल्फ है, एक तो ऑरिजिन इटसेल्फ है। सिर्फ मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता करना है, और वो कैसे होगा, वो इन दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके होगा, इन दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके होगा। अगर हम इनको सॉल्व करें तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना इक्वेशन नंबर 2 से, और जैसे इन दोनों को सॉल्व, पता है क्या बोला मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 400, ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 600। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस इक्वेशन को इंटू 2 करके इससे माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही करोगे x और y का वैल्यू तुम लोगों को मिल जाएगा, और दोनों का ही वैल्यू मिलेगा 200 करके, इसका भी 200 मिलेगा, y का भी 200 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या, क्या हुआ वो ए बी, अच्छा सी नाम दे देते हैं। तो इसका जो हमें मिल रहा है 200,200। इसका मतलब जो ये फिजिबल रीजन है वो कौन सा रीजन है सर, OACBO, दिस इज द फिजिबल रीजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं या फिर कॉर्नर पॉइंट्स जो भी बोलो, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोला जाता है इनको, इन पॉइंट्स पे z का वैल्यू निकालना है। z मतलब ये, अब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा वही होगा हम लोगों का आंसर। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, है ना। तो एट 0 0,0 z0 इक्वल्स टू, ऑरिजिन मतलब वो तो 0 ही होगा। फिर एट a दैट इज 300,0 za का वैल्यू क्या आएगा सर, क्या कैलकुलेशन क्या है, ये रहा z इज 2x प्लस 3y, z का वैल्यू z है 2x प्लस 3y। ठीक है, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, 300,0 पे, जिसका मतलब za क्या होगा 2 इंटू 300 प्लस 3 इंटू 0, इसका मतलब 600 हो रहा है इसका वैल्यू। सिमिलरली एट बी मतलब 0,400 और यहाँ पे आ रहा है जेड बी क्या आएगा, जेड बी आएगा 1200 एंड फाइनली सी 200,200 200, इस जेड सी का वैल्यू आएगा कितना आ रहा है यहाँ से 400 प्लस 600 दैट इज 1000। अब मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट का क्वेश्चन था तो मैक्सिमाइज ही होगा। अब हमें देखना है कि इन 4 वैल्यूज में से कौन कौन सा 4 वैल्यू, मैं दूसरे इंक से दिखा देता हूँ, पर्पल। ओके, एक तो हो गया 0, एक हो गया 600, एक हो गया 1200, एक हो गया 1000। इन चारों में से मैक्सिमाइज कौन सा है, मतलब हाईएस्ट कौन सा है सर, 1200 हाईएस्ट है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा दैट इज मैक्स z इज इक्वल्स टू 1200 फॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 400। बी पॉइंट में मिला था ना, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 400। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। क्लियर है तो थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर वगैरह भी कर देना। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये आ गया, तो जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, केस 2 या फिर टाइप 2 वट एवर वी कैन से। तो इसमें जो है कि एक्चुअली मैं ना रिकॉर्ड कर रहा था, और मतलब इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके साथ ही इसका मैं कर रहा था, लेकिन कब पता नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, इसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। मैं कब से मैं बोले ही जा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, बट कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उसमें। तो एनीवेज दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा।
एनीवे सो इसमें जो है ना, दिस इज केस 2 या फिर टाइप 2 वट एवर वी कैन से अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट ईयर 2022-23 AIML का 4th सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उससे मैंने ये उठाया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या, वही एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, और हमें देखना है कि टाइप क्या होगा, सॉल्वेबल होगा कि नहीं होगा, या फिर क्या होगा, क्या सिनेरियो क्या कुछ है, देख लेते हैं। तो लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है इसको थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये जो y है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका जो इक्वल्स टू वाला वर्जन बनेगा, है ना, इसके बाद तो हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसका बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो इसका अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म देखें तो x बाई 1 प्लस y बाई 1 इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब 1,0 एंड 0,1 पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है दोनों। तो ये जो a पॉइंट मैंने लिया है 1,0 और ये b पॉइंट है 0,1, मैं इसको b नाम दे रहा हूँ इस पॉइंट को b। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये फर्स्ट जो कंस्टेंट है नंबर 1 मैं दे रहा हूँ उसका, ये स्ट्रेट लाइन इसको डिनोट करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो कंस्टेंट है दैट इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, ये वाला जो है मतलब नंबर 2, मैं इसको नंबर 2 दे रहा हूँ। तो इसका जो इक्वल्स टू वाला वर्जन बनेगा, अगर उसको हम लोग सॉल्व करें, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको अगर हम लोग ले जाएं, तो उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज x बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमें मिल रहा है 1,0 एंड 0,-1, ये दोनों पॉइंट हमें मिल रहा है। तो एक पॉइंट तो 1,0 तो ऑलरेडी है, ए जो पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ ABC नाम दे रहा हूँ इसको, दैट इज 0,-1, और अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन नंबर 2, ये स्ट्रेट लाइन हमें क्लियरली मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये सॉल्यूशन का टाइप क्या कुछ बन रहा है। तो उसके लिए अब क्या करना है, हमें पहले तो साइन चेक कर लेना है, दैट इज पहले मैं ये इक्वेशन नंबर 1, जो फर्स्ट कंस्टेंट है इसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या होगा अगर मैं x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट कर दूँ LHS में, तो ये बन रहा है 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 से जो एरोज निकलेगा दोज विल बी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से बाहर जाएगा, ऑरिजिन से दूर जाएगा ये, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 जो स्ट्रेट लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑरिजिन है, ऑरिजिन मतलब ये पॉइंट में बोल रहा हूँ ओ ऑरिजिन, तो उसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन में जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करूँ यहाँ पे, दैट इज x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे अगर 0 पुट कर दूँ तो 0 माइनस 0 इज 0 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 0 इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसका जो एरो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन के ओर एरो होगा, ऑरिजिन के ओर एरो होगा, ऑरिजिन के ओ एरो होगा। और ऑल्सो गिवन है क्वेश्चन में x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें बाउंडेड रहना है, वी हैव टू स्टे इनसाइड फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, क्योंकि x एंड y दोनों ही ग्रेटर देन 0 सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, राइट। सो हमें जो रीजन मिल रहा है ना वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ये वाला रीजन हमें मिल रहा है, ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये वाला रीजन हमें मिल रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन हमें मिल रहा है। तो ये जो रीजन है आप लोग देख ही सकते हैं ना, ये जो रीजन है ये एक अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, ये ऊपर जाता जाएगा, वाई एक्सिस भी ऊपर जाता जाएगा, तो ये जो रीजन है, ये जो हमें कॉमन रीजन मिल रहा है, ये तो मतलब अनबाउंडेड रीजन बिल्कुल बन रहा है। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फिजिबल रीजन बन रहा है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। देखो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि द सॉल्यूशन विल आल्सो बी अनबाउंडेड, सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ये रीजन अनबाउंडेड है। अब इससे मुझे एक फाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकता है या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी मिल सकता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। प्रोसीड्यूर वही सेम है, मैंने सिर्फ रीजन के बारे में बोला है क्योंकि रीजन बिल्कुल ऊपर से ओपन है, नीचे बाउंडेड है, नीचे का पोर्शन बाउंडेड है, बाउंडेड इन लोअर पोर्शन, मतलब नीचे बाउंडेड है लेकिन ऊपर अबव ये बाउंडेड नहीं है, अबव ये अनबाउंडेड है, ऊपर अनबाउंडेड है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ना, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
अच्छा, अब वही सेम प्रोसीड्योर है। अच्छा, अब ये जो रीजन है, ये रीजन में सिर्फ और सिर्फ दो ही हमें पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट जो भी बोले हमें दिख रहा है। एक तो ये वाला बी और दूसरा ये वाला ए, और तो कोई पॉइंट हमें दिख नहीं रहा है इस रीजन के ऊपर। तो हम वही काम करेंगे, हम इस दोनों पॉइंट पे z का वैल्यू, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। दैट इज एट, पहले ए पे करते हैं, एट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0, जेड ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो इसका वैल्यू मिल रहा है क्या सर 2। एंड एट बी दैट इज 0,1, जेड बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब क्योंकि ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इन दोनों में से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है सर, 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब एक मुझे लग रहा है कि z इक्वल्स टू एट b पे z का एक मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है एंड द वैल्यू इज 3। लेकिन अब ज़रा ऐसे भी सोचो इसको, तो इसका मतलब, लेकिन मैं जैसे ही मतलब जितना ऊपर जाऊंगा मुझे तो z का और भी ज़्यादा वैल्यू मिलता जाएगा। और वो कैसे, देखो ये पॉइंट है 0,1, इसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज 0,2। ज़रा उस पॉइंट पे देखते हैं कि z का वैल्यू क्या हो रहा है। एट, मैं नाम देता हूँ, मान लो उस पॉइंट का नाम देता हूँ c, 0,2 क्या हो रहा है देखते हैं, जेड सी इक्वल्स टू क्या होगा सर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। अब ये 6 क्या 3 से ग्रेटर है, हाँ सर 6 3 से ग्रेटर है। इसका मतलब सी पॉइंट पे मुझे z का तो और भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और भी ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज टाइप, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जैसे जितना ऊपर जाता जाऊँगा अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, इस स्ट्रेट लाइन पे भी मैं जितना पॉइंट लेता जाऊँगा ऊपर, या फिर वाई एक्सिस के ऊपर भी मैं जितना पॉइंट लेता जाऊँगा ऊपर, मुझे और भी ज़्यादा वैल्यूज मिलता रहेगा इसका z का। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि z का कोई मतलब कोई फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये अनबाउंडेड है। तो ये सॉल्यूशन टाइप भी अनबाउंडेड बन जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे भी, ऐसे लिखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो finite maximum, so in that case we conclude the problem is said to have an unbounded solution। क्या मेरा पिक्चर बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आया। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक मैक्सिमाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसका मेरा आंसर बन जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और अगर यही क्वेश्चन, अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, और अगर यही क्वेश्चन मिनिमाइज वाला होता, यहाँ पे अगर मैक्सिमाइज के जगह पे, सॉरी, अगर ये क्वेश्चन मिनिमाइज लिखा हुआ था यहाँ पे, मिनिमाइज z, ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता। और वो क्यों? क्योंकि ये जो a पॉइंट आप दिख रहे हैं ना, ये a, देखो ये जो डायग्राम बना है ना, ये जो शेप बना है कुछ इस तरीके से, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये जो शेप बना है ना, ये नीचे से तो बाउंडेड है, बाउंडेड फ्रॉम बिलो। और जो लोएस्ट पॉइंट है बिल्कुल नीचे में, नीचे जो पॉइंट है इस डायग्राम के, इस रीजन के बिल्कुल लोएस्ट जो पॉइंट है, वो है हम लोग का ए पॉइंट, दैट इज 1,0 पॉइंट। एंड नॉट ओनली दैट, इस ए पॉइंट पे जो हमें z का वैल्यू मिला है 2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, इससे कम वैल्यू z का नहीं मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज की जगह पे मिनिमाइज होता ये वाला क्वेश्चन, और सेम कंस्ट्रेंट्स वगैरह बिल्कुल सभी सेम होता, तो हम लोग का आंसर बनता है yes there exists a finite minimum value of z and that is 2 and the point for which we are getting is x equals to 1 and y equals to 0। ठीक है, तो देखो हालांकि जो रीजियन है वो एक अनबाउंडेड रीजियन है, लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है कब? अगर मिनिमाइज हुआ तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, एंड अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना है।
ठीक है, ओके चलते टाइप 3, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज मल्टीपल सॉल्यूशन, दैट इज मोर देन वन सॉल्यूशन। और अगर हमें मोर देन वन सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज हम देखेंगे कि 2 सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, लेकिन जो मतलब अगर 2 सॉल्यूशन मिल रहा है तो 2 से ज़्यादा भी मिलेगा, दैट इज़ वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2013, 14, 16, तो रिपीटेटिव ईयर में आ चुका है। एंड मिनिमाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड कुछ उसके नीचे कॉन्स्टेंट्स गिवन है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो वही है, मतलब मैं इस फर्स्ट कॉन्स्टेंट को हम लोग नंबर 1 दे रहे हैं, सेकेंड को नंबर 2 दे रहे हैं एंड थर्ड को नंबर 3 हम लोगों ने दे दिया कुछ इस तरीके से। एंड मैं उसका जो स्ट्रेट लाइन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और करने के बाद फिर वही सेम प्रोसीड्योर, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी सेटिस्फाई हो रहा है ऐसा करके जो एरोज हम लोगों ने दिया है। और एरोज देने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला रीजियन जो है दैट इज़ द कॉमन फिजिबल रीजियन, ठीक है। तो रीजियन का नाम अगर हम देना चाहें, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए, दिस इज द फिजिबल रीजियन जो हमें मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है, चलेगा। अब ये जो वही सेम प्रोसीड्योर है, अब हमें इस कॉर्नर पॉइंट्स पे z दैट इज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वैल्यू चेक करना है, सिंपल। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट्स मिला है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। एट ए दैट इज 2,0, एट ए 2,0 जेड ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0, है ना, क्योंकि z क्या है सर, z इज x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 0 इज 2, बहुत बढ़िया। एट बी, बी क्या है सर, 9,0, 9,0 जेड बी इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 9। एट सी, सी क्या है, 9/5। अच्छा वैसे ये वाला पॉइंट मुझे कैसे मिला है सर, ये 2 स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके। और कौन सा स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है सी, ये कौन से 2 स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में है सर, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो इन 2 स्ट्रेट लाइन को, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 9/5, 4, ठीक है। तो ओके, तो ये जो पॉइंट मिला है हम लोग देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रहा है z का, दैट इज जेड सी इज इक्वल्स टू 9/5 प्लस 4। इसको हम करेंगे तो हमें मिलेगा 29/5, जिसको अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5 5 25, 5 4/5। अच्छा फिर एट डी पॉइंट पे देखते हैं, दैट इज 0,4 जो पॉइंट है, एट डी 0,4 जेड डी इज इक्वल्स टू 4 आएगा इसका वैल्यू। एंड फाइनली एट ई, ई जो पॉइंट है दैट इज 0,2, इस पॉइंट पे आएगा जेड ई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो अगर ये मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, हम लोग का आंसर हमें दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है एज यू कैन सी, तो इसका मतलब इन 5 वैल्यूज में से हमें जो मिनिमम वैल्यू है वो पिक करना है। वी हैव टू पिक द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस ऑल वैल्यूज। तो जो मिनिमम वैल्यू हमें दिख रहा है वो है क्लियरली 2 इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये 2 जो है हमें 2 पॉइंट के लिए मिल रहा है, एक तो a दैट इज 2,0 एंड दूसरा e दैट इज 0,2। और हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ही पॉइंट इस इक्वेशन नंबर 2, स्ट्रेट लाइन नंबर 2 के ऊपर सिचुएटेड है, a पॉइंट v एंड e पॉइंट v, 2,0 एंड 0,2। एंड नॉट ओनली दैट, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप जो भी पॉइंट पिक करेंगे, जैसे कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें मिलेगा सर 1,1, है ना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिले, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। तो डेफिनेटली 1,1 जो पॉइंट है, ये 1,1 पॉइंट डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिचुएटेड होगा। तो देख लेते हैं कि इस 1,1 पॉइंट पे z का वैल्यू क्या आ रहा है सर, z एट 1,1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो मिला ना 2, वही मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 2, तो इस 1,1 के लिए मिल रहा है। फिर 1,1 3/2 1/2 के लिए मिलेगा। तो इस पॉइंट के, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स के लिए हमें z का वैल्यू 2 ही मिलेगा। सो देयरफॉर एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज अ इनफाइनाइट मल्टीपल, मतलब
इसका जो सॉल्यूशन है ये इनफाइनाइटली मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। फाइनल लाइन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरा पिक्चर हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते थे कि देयरफॉर और हेंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया रीजन, there are infinitely many solutions of the LPP among those two, फिर इसके बाद ना मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिखूँ यहीं पे लिख रहा हूँ, among those two optimal solutions are, फिर हमें यहाँ पे हम इस A पॉइंट और E पॉइंट का हम यहाँ पे लिख देंगे R। एक तो मिल रहा है x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 0, एक ये मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 2, एंड फॉर बोथ मीन z इक्वल्स टू मिनिमम z इक्वल्स टू 2। बस इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है और उनमें से सिर्फ 2 सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप चाहे तो जितने भी चाहे सॉल्यूशंस दिखा सकते हैं, ज़रूरत है नहीं, जो मिल रहा है बस उतना ही दिखाना और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर है यहाँ से। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, मतलब जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर का AIML का जो 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था, उसी से मैंने यहाँ पे उठाया है वे क्वेश्चन। ये मैंने, हाँ, इसका भी सेम टाइप ऑफ चीज़ें हैं, सॉल्यूशन है। इसको अगर आप लोग देखें तो इससे एक ही कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट से एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि 6,0 एंड 0,4 से पास करेगा कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग चाहे तो इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो 2 पॉइंट हमें मिल रहा है ना, ये तो एक तो ओरिजिन हो गया 0,0, तो ये मिल रहा है आपका रीजन जो है ना, ये मिल रहा है आप लोगों को A, ये वाला पॉइंट हो गया, B हो गया ये वाला पॉइंट, एंड ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर हम लोग चेक करें A पे तो भी हमें मिल रहा है 12, और अगर हम चेक करें B पे तो भी हमें मिल रहा है 12, फॉर बोथ 6,0 एंड 0,4। एंड नॉट ओनली दैट इस सेम लॉजिक जस्ट प्रीवियस वन जो था, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप उठाएं और आप चेक करें, आपको 12 भी मिलेगा, ऑलवेज यू विल गेट 12। तो इसका मतलब ये भी एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन केस बनता है, और बिल्कुल सेम तरीके से। तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग। ड्रॉ द ग्राफ, जो हम लोगों ने देख लिया। मार्क द कॉमन फिजिबल रीजन, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, जो रीजन है उसका नाम है OABO, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे ख़त्म करना इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, 3 कॉर्नर पॉइंट मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। एंड इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द कॉर्नर पॉइंट्स, ये रहा। अच्छा, Z0 भी निकालना है, वो तो 0 ही होगा, मतलब ZO। एंड देन शो दैट दिस LPP हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिया, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले तो फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करने के बाद इसको सॉल्व करना है और देखना कि किस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। आई होप ये हो जाएगा आराम से। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 2007 का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप है, सॉरी, एंड 2 कॉन्स्टेंट्स गिवन है यहाँ पे। एक तो है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, इसको हम लोग इक्वेशन 1 रख रहे हैं फिलहाल। और एक हो रहा है 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आई रिज्यूम। ओके, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 2 स्ट्रेट लाइन्स, एज यू कैन सी। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है ये ऑब्वियसली 1,0 एंड 0,2 ये दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगा। एंड ये जो इक्वेशन नंबर कॉन्स्टेंट नंबर 2 है, ये 4,0 एंड 0,3 ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से पास करेगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब वो चेक करते हैं साइन वाला।
तो इसमें अगर मैं 0 + 0 पुट कर दूं x1 x2 दोनों के जगह पे, इज लेस देन इक्वल्स टू 2, विच इम्प्लाइज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर जो 1 है, इससे जो एरोस निकलेगा दोज विल बी टूवर्ड्स ऑरिजिन। अब ऑरिजिन कहाँ है सर, ये रहा ऑरिजिन, ऑरिजिन के ओर आएगा, डायरेक्शन रहेगा टूवर्ड्स ऑरिजिन, टूवर्ड्स ऑरिजिन रहेगा इसका डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अच्छा, और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है उसका अगर हम लोग देखें सेम तरीके से, उसको अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो ये बन रहा है 0 + 0 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन जिस साइड है उसकी दूसरी ही साइड इसका एरोस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, और दोनों x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही वी हैव टू बी लाइक, हमें लिमिट में रहना है और इस क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, हम बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप लोग देखें, मैं इस जगह को थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आप लोगों को ये दिखेगा, इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो एक कॉमन रीजन आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग वाला कॉमन रीजन एक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पे मिल रहा होगा, क्योंकि ये भी मतलब अनबाउंडेड है, लेकिन फिर भी एक कॉमन रीजन मिल रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है। तो ये वाला एक कॉमन रीजन तो मिल तो रहा है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, लेकिन हमें रहना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट फॉर्म अ फिजिबल रीजन, डज नॉट फॉर्म अ फिजिबल रीजन, एंड इन दैट सिचुएशन वी से कि द एलवीपी हैज said to have invisible solution, और the LPP does not have any feasible solution। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा दैट इज this LPP or this question, whatever this problem does not have any feasible solution, any feasible solution, क्योंकि हमें कोई कॉमन फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है। वाई? बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फिजिबल रीजन। सिंपल एज दैट। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, लास्ट एक ही टाइप बच रहा है, और वह है ये यूनिक फिजिबल पॉइंट वाला जो है। ठीक है, इसमें इसको अब कर लेते हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन क्या है, यही सेम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और दो कॉन्स्टेंट्स गिवन है। तो हमें सिर्फ अभी देख लेना है कि क्या कुछ हो रहा है, इसका वही सेम प्रोसीड्योर है। मैं जल्दी से इसका स्ट्रेट लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो तो हम करेंगे ही, ऑफ द रीजियन, फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वो तो वैसे भी करना है, मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड करना ही है। सो ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो एंड देन मेरे साथ वेरीफाई कर लो। अच्छा, अब इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो मैंने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये कट करेगा 2 0 इस ए पॉइंट पे एंड 0 2 सी पॉइंट पे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और जो कंस्ट्रेंट नंबर 2 है इसका भी स्ट्रेट लाइन आप लोग को दिख रहा है। और वही सेम 0 लेस देन इक्वल्स टू वाला जो प्रोसीड्योर है वो मैंने अप्लाई किया। तो मुझे दिख रहा है कि इनका जो फिजिबल रीजन बन रहा है, हाँ फिजिबल रीजन तो एक मिल रहा है, ये रहा इसका फिजिबल रीजन। ठीक है, और इस फिजिबल रीजन में अवेलेबल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह है इस ए पॉइंट 2,0। ठीक है, इसका फिजिबल रीजन आप लोग चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं, वैसे ही अनबाउंडेड है ये फिजिबल रीजन, मतलब ओवरऑल अनबाउंडेड है, लेकिन क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, वी हैव टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये हो गया आपका x1 एक्सिस, ये हो गया x2, शायद मेरा पिक्चर बीच में आ रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये वाला जो आप लोगों का ये आपका हो गया, ये आपका फिजिबल रीजन। ठीक है, तो फिजिबल रीजन आप नाम दे सकते हैं ABCA, ये फिजिबल रीजन हो गया। अब बात यह है कि ये जो फिजिबल रीजन है इसमें इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ऑल्सो फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो C, B एंड A सही है, लेकिन हाँ, तो इसका एक सेकेंड,
यहाँ पे एक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इसके साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये जस्ट मतलब ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर ये हो रहा है तो ये जो यूनिक फिजिबल पॉइंट वाला कैटेगरी है इसमें ये नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आप लोग ना एक काम कीजिएगा, इसको उल्टा कर दो, फर्स्ट वाला लेस देन इक्वल्स टू कर दो और सेकंड वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दो। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा मैं वो दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको क्लियर कर दूँ अच्छे से। देखो इससे चेंजेस क्या आएगा नोटिस करना, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। ये अभी बन गया है कि x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसका जो एरोज आएगा ये आएगा टूवर्ड्स ऑरिजिन आएगा। और दूसरा जो इक्वेशन बना है, दूसरा जो कंस्ट्रेंट है 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इसमें अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे मिल रहा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, जो कि गलत है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा। तो अगर हम देखें ओवरऑल मुझे कोई कॉमन फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस x1 एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट A कुछ ऐसा मुझे मिल रहा है जो ये मतलब एक ही पॉइंट है, ओनली वन एक्सट्रीम पॉइंट इज देयर, जो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द ओनली फिजिबल रीजन या फिर फिजिबल पॉइंट। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अगर मतलब कॉमन रीजन हम देखें तो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका तो ये वाला पोर्शन हो रहा है और इसका ये वाला पोर्शन हो रहा है, तो कोई कॉमन रीजन तो है नहीं। लेकिन हाँ एक कॉमन पॉइंट जरूर मिल रहा है, जो कि ये ए पॉइंट है दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पे, एंड जो कि इस x1 एक्सिस के ऊपर ही है। तो ये डेफिनेटली हमें ये काउंट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द ओनली एक्सट्रीम पॉइंट is A, that is 2, 0, and that is the unique visible point also, unique visible point। तो यही हम लोग का सॉल्यूशन है, that is x equals to 2 and y equals to 0। और हमें जो वैल्यू मिलेगा z का इसी पॉइंट पे ही मिलेगा, वही मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी बोले वही हम लोगों का आंसर होगा। तो मैक्स z क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 0, तो आंसर आ रहा है 20। सो दैट्स इट। तो मैंने जो भी डिफरेंट 5 कैटेगरीज है, मैंने 5 कैटेगरीज बता दिया है, 5 डिफरेंट केसेस बता दिया है। हर एक केस से मैंने क्वेश्चन करा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की मैंने कोशिश किया, अब जहाँ पे नहीं मिला है हम क्या ही करें, अदरवाइज दिस। और अगर मैं लास्ट पेज में आप लोगों को लेके जाऊँ, सॉरी, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ा है होमवर्क के लिए, इनको मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो नाउ यू हैव टू डू दिस। 2005-10 का क्वेश्चन है, 8 का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सॉल्व करो, होमवर्क करो, सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर्स बताओ कितना आ रहा है किसका। और कैसे बताना कि मान लो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको फॉलो करना कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है तो यही फॉलो करना कि 11 का ऐसा आंसर आ रहा है, 1 का ऐसा आंसर आ रहा है, ऐसा करके आंसर देना, ठीक है। ओके, तो मैं इस वीडियो के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड शायद थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था टाइम लगेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि डिफरेंट 5 केसेस है, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट 2 वीडियोस ही थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा आई गेस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे एक में और दूसरा कन्वेक्स सेट वाला 3 और 4, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।